हे व्हाट्स अप गाइस, आज हम ऊप्स के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इनहेरिटेंस को। ऊप्स के बेसिकली 4 मेन पिलर होते हैं। इनहेरिटेंस उसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा एक पिलर जैसे हम कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ऊप्स की हेल्प से आप लोग जावा के अंदर कोड को रीयूज़ कर सकते हो और कैसे अचीव करते हैं इनहेरिटेंस की हेल्प से वो आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो जावा इनहेरिटेंस को समझेंगे, इसके अलावा मेथड ओवरराइडिंग जो कि इसी का पार्ट है एक, वो भी समझेंगे। एंड देन सुपर और दिस कीवर्ड के बारे में समझेंगे। दिस कीवर्ड को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और कैसे सिमिलर है ये दोनों, ये भी समझेंगे। एंड देन एक फाइनल कीवर्ड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी समझेंगे। ठीक है, तो जावा इनहेरिटेंस आज बेसिकली समझने वाले हैं और ये सारे यहीं पे कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होंगे कीवर्ड्स, तो ये भी हम समझ जाएंगे धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले तो जावा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस हमें पता है बेसिक, अगर आप इंग्लिश में समझो तो इनहेरिट कर लिया आपने कुछ, जैसे ग्रैंडफादर की कोई चीज़ पापा ने, फादर ने इनहेरिट कर ली, राइट, और फादर की कोई चीज़ बच्चे ने इनहेरिट कर ली, तो उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि एक क्लास अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ को अपनी सब क्लासेस को, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है यहाँ पे भी क्लास और सब क्लास के बीच में। तो बेसिकली एक क्लास अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ बिहेवियर को अपनी सब क्लासेस को इनहेरिट करवा सकती है। बोल सकते हैं कि ये लो, आपके पास ये प्रॉपर्टी आ गई, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टीज़ खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दादाजी की कोई ज़मीन है, वो आपके पापा जी को दोबारा से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इनहेरिट हो जाएगी, राइट। तो दोबारा से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब दोबारा से खुद के लिए बनानी नहीं पड़ी ये सारी चीज़ें, ऑलरेडी बस आप रीयूज़ कर पा रहे हो उनका। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आपको कोड रीयूज़ करना है कई कई जगहों पे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कुछ एग्जांपल से कि कहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है, कहाँ पर ऐसा लगना चाहिए आपको कि हाँ यार, यहाँ पर अगर मैं खुद से बनाने बैठता ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये सारे बिहेवियर, तो बहुत टाइम लग जाता मुझे, ठीक है, और कोड मेरा रीयूज़ नहीं हो पाता। तो कैसे हमारी कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है इनहेरिटेंस, जरा ये समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस इज़ वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ ऊप दैट अलाउज अस टू क्रिएट अ न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। तो बेसिकली एक एग्जिस्टिंग क्लास है विच इज़ अ पेरेंट क्लास, उससे आप एक न्यू क्लास विच इज़ चाइल्ड क्लास बना सकते हो। एक पेरेंट से आप जितने मर्जी चाइल्ड क्लासेस बना सकते हो। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इनहेरिटेंस का कि एक पेरेंट से आप लोग मल्टीपल चिल्ड्रन क्लासेस बना सकते हो जितनी मर्जी। द न्यू क्लास दैट इज क्रिएटेड इज नोन एज अ सब क्लास, चाइल्ड और डिराइव्ड क्लास। चाइल्ड क्लास कह लो या फिर डिराइव्ड क्लास कह लो, बात एक ही है। एंड द एग्जिस्टिंग क्लास फ्रॉम वेयर द चाइल्ड इज डिराइव्ड इज नोन एज सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास या फिर बेस क्लास। ये सारे इसके नाम है, सुपर क्लास बोलो, पेरेंट क्लास बोलो या बेस क्लास बोलो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्लास बी है, ये क्लास ए है। हम इसको बोलेंगे कि ये जो है ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। ठीक है, तो मैंने क्लास ए बनाई और इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्योंकि क्लास के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ बिहेवियर होता है। तो वो प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर ये क्लास बी जो है ये इनहेरिट कर लेगा अगर ये इसका चाइल्ड है। ठीक है, अगर इनके बीच में ये रिलेशन है। तो ये रिलेशन लाने के लिए क्या करना पड़ता है? रिलेशन लाने के लिए हमें एक एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो आप जब कोई चाइल्ड क्लास बनाओगे तो आप बता सकते हो कि क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट। ठीक है, तो उससे पेरेंट की चीज़ें हमारे चाइल्ड के अंदर अपने आप आ जाएंगी। तो इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके ऐसे ये ऊपर से जा रहा है तो एग्जांपल से बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा ऊप्स 2 के अंदर, लेट्स क्रिएट अ पैकेज या फिर एक फाइल बनाता है सीधा यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने क्लास बना ली व्हीकल नाम से। ठीक है, तो ये मेरा व्हीकल क्लास है और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लूँगा एंड लेट्स नेम दिस क्लास एज कार। तो ये आप एक पैकेज के अंदर आपने 2 क्लास अलग अलग बना ली, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जाते हैं व्हीकल क्लास के अंदर और इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ बिहेवियर डिफाइन कर देते हैं। सपोज़ करो मैंने बनाया एक इंट व्हील्स काउंट। ठीक है, तो ये एक इसके अंदर प्रॉपर्टी होगी। इसके अलावा सपोज़ करो मैंने एक बिहेवियर बनाता हूँ कि वॉइड स्टार्ट। तो व्हीकल आपका स्टार्ट हो सकता है और व्हीकल के अंदर एक प्रॉपर्टी हो सकती है कि उस व्हीकल के अंदर कितने व्हील्स हैं, राइट। तो अगर व्हीकल हमारा स्टार्ट होगा तो ये हो जाएगा व्हीकल इज़ स्टार्टिंग, ऑलराइट। तो ये बेसिकली मेरी कुछ प्रॉपर्टी और ये बिहेवियर था मेरे व्हीकल क्लास के अंदर। अब मैं बताऊंगा एक कार क्लास। ठीक है, तो ये मैंने पब्लिक क्लास कार बना ली है, लेकिन अब इस क्लास के अंदर अगर मुझे चाहिए व्हीकल की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर, तो उसके लिए मुझे कार को बताना पड़ेगा कि कार का जो पेरेंट है वो है व्हीकल। तो इसके लिए होगा कार एक्सटेंड्स व्हीकल। तो अब क्या हो रहा है कि कार क्लास जो है ये हमने बना दी है व्हीकल क्लास की हेल्प से। ठीक है, तो व्हीकल क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर थी वो अब कार क्लास के पास भी अवेलेबल है। तो ये बिल्कुल वैसे हो गया कि सपोज़ करो ये व्हीकल क्लास तो ग्रैंड पेरेंट है और ये जो है वो पेरेंट है। ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट से कुछ चीज़ें पेरेंट ने ऐसे इनहेरिट कर लिया। तो अगर आप यहाँ पर देखो, अगर मैं कभी फ्यूचर में इस कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं बनाऊंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि इसको रन भी करना पड़ेगा, राइट, ऐसे। तो इसके अंदर मैं बनाऊंगा कार ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कार। तो
तो ये मैंने इसी कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट, तो आप देखो व्हील्स काउंट और स्टार्ट, ये दो चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। और ये कहाँ से आ रही हैं, अगर आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये यहाँ पर लेके जाएगा आपको। ठीक है, ये मैंने कैसे क्लिक किया, मैंने कमांड या कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक किया तो ये मुझे व्हीकल के अंदर ले जा रहा है कि व्हीकल के अंदर आपने व्हील्स काउंट डिफाइन कर रखा है, लेकिन स्टिल ये मेरे पास अवेलेबल है बिकॉज कार ने एक्सटेंड किया हुआ है व्हीकल को। अगर कार ने एक्सटेंड नहीं किया होगा व्हीकल को, पहले तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को सेट कर देते हैं। लेट्स से कि मैं बोल रहा हूँ कि इस कार के अंदर व्हील्स हैं 4, इस तरीके से, और ऑब्जेक्ट डॉट और स्टार्ट ऐसे भी कर देता हूँ। तो अभी तो कुछ एरर नहीं है, लेकिन अगर मैं कार एक्सटेंड्स व्हीकल ये हटाऊंगा तो अब ये यहाँ पर देखो एरर दे रहा है मुझे। ये बोल रहा है कि व्हील्स काउंट और स्टार्ट ये सब कहाँ पे डिफाइन किया, ये तो हमें दिख नहीं रहा है। तो पहले क्या था, पहले आपने एक्सटेंड कर रखा था व्हीकल को, राइट। तो व्हीकल को एक्सटेंड करने का मतलब कि व्हीकल के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो आपने इनहेरिट कर ली हैं, प्रॉपर्टीज़ भी और बिहेवियर भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सटेंड की हेल्प से कुछ प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स को एक्सटेंड कर सकते हो दूसरी क्लासेस के अंदर। और अब हमें दिख रहा है कि कार क्लासेस के जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे उनके अंदर आपको बार बार व्हील्स काउंट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है और ऐसे स्टार्ट फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो ऑलरेडी इस व्हीकल से इसको मिल ही जाएंगे। सिमिलरली आप चाहते हैं यहाँ पे एक और बना दो स्ट्रिंग मॉडल, राइट, कि मॉडल कौन सा है इसका, और यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल इक्वल्स टू लेट्स से I10। तो अगर आप इसे यहाँ पर रन करोगे तो आप देखोगे व्हीकल इज स्टार्टिंग प्रिंट हो रहा है। ये व्हीकल इज स्टार्टिंग क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट ने क्या किया, इसने कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और स्टार्ट फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है, स्टार्ट फंक्शन ये वाला कॉल हो रहा है जो आपने यहाँ पे व्हीकल के अंदर बनाया है। ठीक है, तो ये था बहुत ही बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। समझ में आया होगा कि कैसे इनहेरिटेंस काम कर रहा है, आप किस तरीके से एक क्लास के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर लेके आ जा रहे हो जो कि इसके अंदर है भी नहीं, जस्ट बिकॉज यू आर एक्सटेंडिंग टू दैट क्लास। तो बस यही सिंपल सा लॉजिक होता है और यही यहाँ पर बताने का ट्राई किया गया है कि ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है, और यहाँ पर कुछ ऐसा रिलेशन होगा कि क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए। तो एक्सटेंड्स कर रहा है क्लास ए को, तो क्लास के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो क्लास बी के अंदर अपने आप ही बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी। दिस इज़ कॉल्ड जावा इनहेरिटेंस। तो इसके बाद एक अगला कंसेप्ट होता है इसके अंदर विच इज़ कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। अभी जावा इनहेरिटेंस के अंदर हम अभी काफ़ी और चीज़ें भी देखेंगे, वन ऑफ विच इज़ कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है कि इफ अ सब क्लास प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय वन ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, इट इज़ नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन ऑलरेडी या फिर कोई मेथड ऑलरेडी पेरेंट क्लास ने बना दिया, जैसे यहाँ पर देखो ये स्टार्ट मेथड ऑलरेडी पेरेंट ने बना दिया है, और अगर यही सेम मेथड चिल्ड्रन क्लास ने भी बना दिया अपने अंदर, तो वो होगा मेथड ओवरराइडिंग, कि आपकी चाइल्ड ने पेरेंट की चीज़ों को ओवरराइड कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और वॉइड स्टार्ट बना देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं सेम फंक्शन इस वाली क्लास के अंदर भी बना सकता हूँ, राइट, बिकॉज कार क्लास के पास भी स्टार्ट फंक्शन हो सकता है, और यहाँ पे मैं इसका अलग बिहेवियर डिफाइन कर सकता हूँ विच इज़ लेट्स से कार इज़ स्टार्टिंग। तो अब आप देखोगे, अब अगर मैं रन करूँगा तो व्हीकल इज स्टार्टिंग प्रिंट नहीं होगा, अब प्रिंट होगा कार इज स्टार्टिंग। देखते हैं, हाँ सही बात है, कार इज स्टार्टिंग प्रिंट हो रहा है। तो पहले तो व्हीकल इज स्टार्टिंग प्रिंट हो रहा था, तो पहले वो इसलिए होता बिकॉज पहले वो पेरेंट की इम्प्लीमेंटेशन को उठा रहा था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब चाइल्ड ने खुद की इम्प्लीमेंटेशन दे दी है। चाइल्ड ने बोल दिया कि सुनो भाई, ये मेरी इम्प्लीमेंटेशन है, मैं अपने पेरेंट की चीज़ों को ओवरराइड कर रहा हूँ। पेरेंट ने जिस तरीके से चलना सिखाया था मैं वैसे नहीं चल रहा, मैं अलग तरीके से चलना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी खुद की भी इम्प्लीमेंटेशन है कुछ। तो वो इस तरीके से अपनी खुद की इम्प्लीमेंटेशन बता सकता है। तो ये तो हो गया बेसिकली एक पेरेंट का एक चाइल्ड, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। जावा के अंदर हो सकता है कि आप लोग चाहो तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर सकते हो। बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सपोज करो ये क्लास ए है और इस क्लास को इनहेरिट करेगा क्लास बी, और सपोज करो क्लास बी को इनहेरिट कर रहा है क्लास सी, इस तरीके से। तो कोई चीज़ अगर आपने ए के अंदर डिफाइन किया, सपोज करो ए क्लास के अंदर आपने एक स्टार्ट मेथड डिफाइन किया इस तरीके से, और यहाँ पे बेसिकली फंडा क्या होगा कि क्लास बी एक्सटेंड्स ए और क्लास सी एक्सटेंड्स बी, ऐसा कुछ होगा। आप चाहो तो ऐसा कुछ भी कर सकते हो कि एक क्लास डी बना दिया आपने और क्लास डी एक्सटेंड्स ए, ये भी हो सकता है, क्योंकि एक पेरेंट क्लास के मल्टीपल चाइल्ड क्लास हो सकते हैं। तो ऑल दीज आर सपोर्टेड। यहाँ पर देख लो दो टाइप की इनहेरिटेंस हो रही है। पहली ये इस जगह जो हो रही है वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और यहाँ पर जो हो रही है वो ये है कि एक क्लास को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं इसको बेसिकली, कि एक क्लास के दो चाइल्ड क्लास हो सकते हैं बड़े इजीली। लेकिन ऐसी इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है जावा के अंदर, जहाँ पे आप दो क्लासेस बना दिया आपने, सपोज करो एल एम और एन, तो आप दो क्लासेस से इनहेरिट एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। ये अलाउड नहीं है जावा के अंदर कि एल और एम दो क्लास हैं,
तो n एक्सटेंड्स l एंड n एक्सटेंड्स m, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अलाउड वाइल दीज टू थिंग्स आर अलाउड इन जावा। तो अगर आपने एक स्टार्ट मेथड यहाँ बनाया, फिर आपने एक स्टार्ट मेथड सपोज करो यहाँ पे ओवरराइड कर दिया, और सिमिलरली फिर आपने एक स्टार्ट मेथड यहाँ पे ओवरराइड कर दिया, और उसके बाद जब आपने सी का ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज करो सी ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू सी, इस तरीके से जब आपने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तब आप ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट जब करोगे तो पहले जावा ढूंढेगा कि सबसे पहली वाली क्लास विच इज सी क्लास, इसके अंदर कोई स्टार्ट मेथड है क्या। अगर जावा को मिल गया ये वाला स्टार्ट मेथड, तो जावा इसी वाले स्टार्ट मेथड को रन कर देगा। लेकिन हो सकता है आपने यहाँ पे स्टार्ट मेथड ना बनाया हो, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, राइट। आपने कहा ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट, तो जावा बोलेगा ठीक है ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, ऑब्जेक्ट देखेगा कि ऑब्जेक्ट तो सी क्लास का है, ठीक है। तो सी क्लास के अंदर स्टार्ट मेथड है, जावा बोलेगा नहीं सी क्लास के अंदर स्टार्ट मेथड नहीं है, तो ये जाएगा इसके इमीडिएट पेरेंट क्लास के पास, और इमीडिएट पेरेंट सिर्फ एक ही हो सकता है बिकॉज ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इमीडिएट पेरेंट सिर्फ एक ही हो सकता है अगर होगा तो इसको मिलता है कि हाँ यार सी तो एक्सटेंड कर रहा है बी को, तो बी के अंदर ढूंढेगा क्या बी के अंदर स्टार्ट फंक्शन है क्या। अगर बी के अंदर भी स्टार्ट फंक्शन नहीं मिला तो वो फिर और ऊपर जाएगा, और ऊपर मिलेगा उसे ए क्लास, फिर वो ए क्लास के अंदर ढूंढेगा स्टार्ट फंक्शन है क्या। तो इस तरीके से ये ऊपर जाता रहेगा, और जैसे ही उसको मिल जाएगा कोई भी फंक्शन जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, नीचे से ऊपर जाते टाइम उसी फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन को प्रिंट कर दे जाएगा यहाँ पे। आई थिंक ये बात क्लियर हो रही है कि अगर आप सी से चलना स्टार्ट करते हो और अगर बी पे आपको स्टार्ट मेथड मिल गया, तो फिर बी वाला स्टार्ट मेथड रन होगा, ना कि ए वाला स्टार्ट मेथड। और अगर सी से स्टार्ट किया और आपने को सी वाले ही स्टार्ट मेथड मिल गया, सी के अंदर आपने कोई स्टार्ट मेथड बना रखा है, तो सी वाला स्टार्ट मेथड ही रन हो जाएगा, बी वाला नहीं रन होगा उस केस में, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेथड ओवरराइडिंग कर रहे होते हैं और इस तरीके से आपकी मेथड कॉल हो रहे होते हैं। दिस थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस चेनिंग, ठीक है। आप यहाँ पे बेसिकली चेनिंग कर रहे हो, और सी के पास बी, बी के पास ए, ऐसी चेनिंग चलती रहती है। और सबसे ऊपर जो क्लास होती है ना यहाँ पे, मतलब ए के ऊपर भी एक क्लास होगी, और वैसे हर क्लास के ऊपर एक क्लास होती है विच इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट की क्लास को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा लाइव क्लास के अंदर, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और डिफाइंड होती हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लास होती है बेसिकली, और जितनी भी क्लासेस आप बनाते हो ना जावा के अंदर, आज तक हमने जितनी भी क्लासेस बनाई हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट कर रही होती है कुछ चीज़ें। अगर आपको ये देखना ही है तो मैं एक शॉर्ट में दिखा देता हूँ कि जब मैं यहाँ पे करता हूँ ना ऑब्जेक्ट डॉट, तो आप देखते हो कि मॉडल और व्हील्स काउंट ये तो मुझे मिल रहा है, मुझे पता है कहाँ से मिल रहा है, ये मुझे ऊपर वाली क्लास से मिल रहा है, ठीक है, व्हीकल क्लास से। और लेकिन ये सारे जो मेथड है क्लोन, इक्वल्स, हैश कोड, टू स्ट्रिंग, गेट क्लास, नोटिफाई, वेट, ये सब कहाँ से मिल रहे हैं, ये सारे मेथड्स मिल रहे हैं मुझे ऑब्जेक्ट क्लास से। तो जावा के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्लास बनी होती है जो कि आपको नहीं बनानी होती, वो ऑलरेडी बनी हुई है जावा के अंदर, और उसके अंदर ये सारे मेथड्स डिफाइन है। जावा ने बोला था कि सभी मेथड्स के पास सभी ऑब्जेक्ट्स के पास जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं जावा के अंदर, उन सब के अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ या फिर ये कुछ बिहेवियर तो होने ही चाहिए, ठीक है। वो ये सारे बिहेवियर्स हैं, ये कुछ मेथड्स हैं, या क्लोन से लेकर वेट तक, तो ये सारे मेथड्स हमें दे रखे हैं जावा ने ऑलरेडी, और ये सारे आ रहे हैं ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर से। ऑब्जेक्ट क्लास को लेकिन हम समझेंगे बाद में अच्छे से। बेसिकली कोई भी क्लास आप बना लो, सबका टॉप लेवल पेरेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा ही आपको, ठीक है, बस ये कहना चाहता हूँ। अब मेथड ओवरराइडिंग इज ऑल्सो नोन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, हेंस वी कैन अचीव पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। ये वाली लाइन अभी फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर दो कि ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बेसिकली होता है कि एक नाम की दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेसिकली पॉली मतलब मल्टीपल, और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, ठीक है। तो मल्टीपल फॉर्म ले ली है लेकिन नाम एक ही है। तो अगर एक ही चीज़ ने अगर मल्टीपल फॉर्म ले लिया, जैसे कि यहाँ पर देखो स्टार्ट, यहाँ पर भी नाम स्टार्ट है, यहाँ पर भी नाम स्टार्ट है, लेकिन दोनों के अंदर काम अलग अलग हो रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। और ये वाला जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अलावा एक और पॉलीमॉर्फिज्म होता है विच इज़ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और वो हम ऑलरेडी वैसे देख चुके हैं। मेथड ओवरलोडिंग को कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके थे। इसके अलावा मेथड ओवरराइडिंग जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जो मेथड ओवरराइडिंग हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बाकी पॉलीमॉर्फिज्म को मैं अच्छे से आपको बाद में समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं मेथड ओवरराइडिंग की थोड़ी सी और डिटेल में। तो हमने लास्ट क्लास में एक कीवर्ड पढ़ा था विच इज़ कॉल्ड दिस कीवर्ड, और दिस कीवर्ड की हेल्प से हमने देखा था कि अभी फिलहाल जिस इंस्टेंस की बात हो रही है उसका रेफरेंस लेने के लिए दिस काम में आता है। तो किसी भी मेथड के अंदर आप हो और आपको उस मेथड के अंदर देखना है कि करंट इंस्टेंस किस इंस्टेंस ने इस मेथड को कॉल किया है, तो उसकी एक्सेस अगर आपको लेनी है तो दिस आप यूज़ करते हो। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि सपोज करो ये जो स्टार्ट मेथड है, इसके अंदर मुझे पता लगाना है कि कौन से वाले इंस्टेंस ने या फिर कौन से वाले ऑब्जेक्ट ने इस स्टार्ट मेथड को कॉल किया है, तो उसके लिए मैं दिस यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दिस प्रिंट करूँगा तो ये दिस मुझे बताएगा कि कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया है, तो फिलहाल ये जो दिस होगा ये इस वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अपने अंदर स्टोर किए होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस डॉट मॉडल, ठीक है, तो मुझे इस क्लास इस ऑब्जेक्ट का मॉडल मिल जाएगा जो फिलहाल करंटली इस स्टार्ट मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ज़रा चला के देखते हैं। आप देखोगे यहाँ पे पहले मुझे मिला इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कुछ ऐसे मिलता है कि सबसे पहले क्लास का नाम, ठीक है, क्लास का नाम के आगे पूरा आपका पूरा पैकेज आता है पहले। तो oops2.car ये हमारी क्लास है। उसके बाद ये @ के बाद जो भी चीज़ें होती है ये बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, विच इज़ दिस करंट ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे बनाया है। और उसके बाद जब मैंने किया दिस डॉट मॉडल, तो फिलहाल मैंने अपने करंट ये वाला जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको मैंने एक्सेस कर लिया है, और इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर व्हील्स काउंट प्रॉपर्टी है, मॉडल प्रॉपर्टी है, इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने डिफाइन करी हैं, सपोज करो आपने यहाँ पर तो ये 2 प्रॉपर्टी डिफाइन करी हैं, लेकिन आप चाहो तो कार के अंदर खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हो सकता है ना कि सब कुछ पापा ने दिया है, मतलब वही है आपके पास, ऐसा नहीं होता, आपके पास खुद की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, राइट। कुछ तो आप इनहेरिट करते हो और कुछ आपके पास खुद की भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ भी बना सकते हो, जैसे कि स्ट्रिंग कलर, ठीक है। तो ये कलर प्रॉपर्टी हो सकता है कि कार डिफाइन कर रही है, व्हीकल के पास से कलर प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, ये कलर प्रॉपर्टी यहाँ पे कार डिफाइन कर रही है। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट डॉट कलर भी डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से, राइट। तो ये जो कलर प्रॉपर्टी है ये कहाँ से आ रही है, यहाँ पे अगर आप कमांड होल्ड करके क्लिक करोगे तो यू कैन सी ये कार के पास लेके जा रहा है, और वहीं पे अगर आप व्हील्स काउंट पे क्लिक करके होल्ड करके क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये व्हीकल के पास लेके जा रहा है। एक और चीज़, जब आप यहाँ पे कमांड या कंट्रोल दबा के होल्ड करोगे तो आप पढ़ सकते हो, ऊपर लिखा आ रहा है कि व्हीकल से मिल रहा है मुझे इंट व्हील्स पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे व्हीकल से मुझे मिल रहा है मॉडल, सिमिलरली कार से मुझे मिल रहा है कलर। तो ये बता रहा है कि आपको जो भी प्रॉपर्टी मिल रही है वो किस जगह से आ रही है। तो ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, और वहीं पर जो मॉडल है वो मैंने अपने पेरेंट से इनहेरिट किया है। तो ये तो हमारा था दिस, लेकिन दिस के अलावा एक चीज़ और भी होती है विच इज़ कॉल्ड सुपर। दिस के जैसा ही होता है सुपर, लेकिन सुपर इज़ यूजफुल टू इन्वोक योर पेरेंट, ठीक है। तो अगर आपको अपने पेरेंट की चीज़ों को एक्सेस करना है, अगर आपको पेरेंट का पता लगाना है कि मेरा पेरेंट कौन सा है और उसके पेरेंट की अंदर की कुछ चीज़ों को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप सुपर यूज़ कर सकते हो। तो पेरेंट के मेथड को, पेरेंट के अंदर के कंस्ट्रक्टर्स को आपको कॉल करना है, तो उसके लिए आप सुपर यूज़ करते हो। तो सुपर को समझते हैं जरा एक बार। व्हाट इज सुपर कीवर्ड? सुपर इज अ स्पेशल कीवर्ड इन जावा दैट इज यूज्ड टू रेफर टू द इंस्टेंस ऑफ द इमीडिएट पेरेंट क्लास। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमीडिएट पेरेंट क्लास, ठीक है। तो जस्ट इस क्लास से ऊपर जो पेरेंट है बस उसको एक्सेस करने का काम आता है सुपर। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आपको सी के अंदर आपने लगाया सुपर, तो उस टाइम पे आप बी को एक्सेस करोगे, बी क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे होगे, ठीक है। वहीं पे अगर बी के अंदर आपने लगाया सुपर तो आप ए को एक्सेस कर रहे होगे। अगर ए के अंदर सुपर लगाया तो ए का कोई भी पेरेंट नहीं है, तो उस टाइम पे आप ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सेस कर रहे होगे, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर तो सुपर लगा नहीं सकते, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्लास तो आप बना ही नहीं सकते, ये तो जावा ने ऑलरेडी अपने लिए बना रखी है, ठीक है। इसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ये आपको JDK में मिलती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजेस ऑफ सुपर कीवर्ड इन जावा, इट इज़ यूज्ड टू रेफर टू एन इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द इमीडिएट पेरेंट क्लास, ठीक है। ये तो हम देखेंगे अभी। इट इज़ यूज्ड टू इन्वोक अ मेथड ऑफ द इमीडिएट पेरेंट क्लास, और साथ में इट इज़ यूज्ड टू इन्वोक अ कंस्ट्रक्टर ऑफ द इमीडिएट पेरेंट क्लास। तो सिमिलर टू दिस कीवर्ड होता है, दिस कीवर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, यूज टू इन्वोक द मेथड ऑफ द करंट क्लास, ठीक है, या फिर करंट इंस्टेंस को। सिमिलरली यूज टू इन्वोक द कंस्ट्रक्टर ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट या फिर करंट इंस्टेंस। तो सिमिलर टू दैट हमारा ये सुपर होता है। जरा देखते हैं सुपर कैसे काम करेगा। तो सपोज करो आपने यहाँ पे ये करना है, आपको पता है कि मेरे पास ये तो मेरा करंट इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन करंट इम्प्लीमेंटेशन से पहले मैं अपने पेरेंट का इम्प्लीमेंटेशन भी देखना चाहता हूँ। तो आप ये कर सकते हो, सुपर डॉट स्टार्ट, ठीक है। तो सुपर लिखते ही आपको अपने पेरेंट का एक्सेस मिल चुका है, और उस पेरेंट के अंदर जो स्टार्ट मेथड है वो यहाँ से चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कमांड करोगे, कमांड दबा के अगर हवर करोगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो स्टार्ट है ये फ़िलहाल मुझे व्हीकल का स्टार्ट मिल रहा है। और अगर मैं इस चीज़ को रन भी करूँगा ना, तो आप देखोगे कि स्टार्ट मेथड से पहले व्हीकल इज स्टार्टिंग प्रिंट हुआ। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सुपर डॉट स्टार्ट करने से हमारी पेरेंट क्लास के अंदर स्टार्टिंग वाला जो मेथड था, पेरेंट क्लास का जो स्टार्टिंग मेथड था, वो यहाँ पर रन हो रहा है, ठीक है। और व्हीकल स्टार्टिंग यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। उसके बाद आपने जो भी काम किया है विच इज़ ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट, तो ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है, और इसीलिए आपकी
i10 कार स्टार्टिंग, ये वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है जो बेसिकली आपने ओवरराइड की है वो चीज़ रन हो रही है। तो इस तरीके से आप सुपर यूज़ करते हैं। लेकिन सुपर का एक और यूज़ हो सकता है, सुपर का यूज़ हो सकता है आपको अगर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर रन करना हो, तो पेरेंट क्लास के अंदर आप एक कंस्ट्रक्टर बना लो। सपोज करो यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ विच इज़ दिस व्हीकल एंड दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर राइट, बिकॉज इसका जो नाम है ये बिल्कुल मेरी क्लास के नाम के बराबर है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा दिए, तो दिस इज़ नाउ माय कंस्ट्रक्टर ऑफ द व्हीकल क्लास। और इसके अंदर मैं काम कर सकता हूँ कि सपोज करो क्रिएटिंग अ व्हीकल इंस्टेंस, ऑलराइट। तो ये बेसिकली मैंने इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओवरराइड कर दिया इस तरीके से। और सपोज़ करो जब मैंने एक कार बनाई है तो कार का भी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है, राइट, कार। और इसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। सपोज करो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कार इज़ बीइंग क्रिएटेड। तो अभी अगर मैं रन करूँगा इसको तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो ये चीज़ रन होने वाली है, राइट। पहले तो प्रिंट होगा कार इज़ बीइंग क्रिएटेड, तो ये व्हीकल वाला कहाँ पे होगा, क्रिएटिंग अ व्हीकल इंस्टेंस, ये कब होगा रन। तो ज़रा चला के देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी हम इसे रन करेंगे तो आपको दिख रहा है क्रिएटिंग अ व्हीकल इंस्टेंस, उसके बाद कार इज़ बीइंग क्रिएटेड, ये दोनों प्रिंट हो गए अपने आप ही। अब आप बोलोगे भैया ये आपने जब कार रन किया है तो कार वाले इंस्टेंस के अंदर ये व्हीकल वाला इंस्टेंस, सॉरी व्हीकल वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये कैसे कॉल हो गया। तो बेसिकली ये होगा ही जब आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है ना, यहाँ पर जब मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका जो पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो कॉल होगा ही होगा। और उसके पेरेंट का भी कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, वो भी कॉल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये पूरा ऊपर तक जाते हैं और सारे के सारे जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं वो सारे कॉल करके मानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स तो रन होते ही हैं। लेकिन सपोज़ करो मैंने यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया व्हीकल का ही, जिसके अंदर मैं व्हील्स काउंट भी लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ दिस डॉट व्हील्स काउंट इक्वल्स टू जो यहाँ से व्हील्स काउंट की वैल्यू मिल रही है वो। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक और लाइन प्रिंट कर देता हूँ, क्रिएटिंग व्हीकल विद व्हील्स, इस तरीके से। तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये मेरा एक दूसरा कंस्ट्रक्टर है, दिस इज़ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं एक यहाँ पर अभी फ़िलहाल नॉर्मल रखते हैं, ठीक है, यही रखते हैं। और अभी इसको रन करेंगे तो आपको पता है अभी फ़िलहाल तो ये हमारा नॉर्मल वाला कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा, ठीक है, क्रिएटिंग अ व्हीकल इंस्टेंस। लेकिन आपको अगर यहाँ से अपना ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है व्हीकल्स वाला, तो उसके लिए आप सुपर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो बड़े इजीली। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना सुपर डॉट उसके सुपर, और इसके अंदर आपको पास कर देना है व्हील्स, ठीक है। सपोज करो मैंने पास कर दिया 4, या फिर 4 नहीं, यहाँ पे मैं 3 पास करता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है और पेरेंट के अंदर मैंने व्हील्स काउंट की वैल्यू सेट कर दी है 3 यहाँ पे। तो ज़रा देखते हैं अब क्या होगा। रन किया मैंने तो यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएटिंग व्हीकल विद व्हील्स। तो इस बार हमारा व्हीकल विद व्हील्स वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। वो क्यों कॉल हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है सुपर विद 3, ठीक है। अगर मैं सुपर विद 3 नहीं लिखूंगा, सिंपल लिखूंगा बस सुपर, बस ऐसे ही बिना व्हील्स काउंट के, तो ये भी मेरा चलेगा। लेकिन इस बार मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट वो कॉल हो रहा है, ठीक है, क्रिएटिंग अ व्हीकल इंस्टेंस, ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला था। जैसे मैंने सुपर के अंदर 4 पास कर दिया तो ये फिर मैच कर जाएगा इसके सिग्नेचर के साथ। सिग्नेचर मतलब कि कितने पैरामीटर्स, कैसे पैरामीटर्स वो ले रहा है। तो यहाँ पर ये इंट व्हील्स काउंट वाला जो कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल हो जाएगा इधर, और ये इसका पेरेंट है, इसीलिए ये सुपर लिखने से पेरेंट को आप एक्सेस कर पाते हो, इसीलिए यहाँ पे पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो क्रिएटिंग अ व्हीकल इंस्टेंस विथ व्हील्स यहाँ पर रन होने वाला है। उसके बाद कार इज़ बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। तो ये आपने अपने करंट से अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया है बाय द हेल्प ऑफ सुपर। एक चीज़ और, सपोज़ करो ये सब करने के बाद, अच्छा यहाँ पे आप अभी भी देख सकते हो कि अगर आपको व्हील्स प्रिंट करने की, व्हील्स कितने हैं इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पे व्हील्स इसके सेट कर दिया है 4, ठीक है। मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट व्हील्स काउंट को प्रिंट करता हूँ एस आउट ऑब्जेक्ट डॉट व्हील्स काउंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने ऑब्जेक्ट के व्हील्स काउंट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो आपको दिख रहा होगा ये तो 4 ही रहने वाला है, ठीक है। जबकि यहाँ पे सपोज करो मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2। तो जब मैंने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया था तो मैंने व्हील्स काउंट की वैल्यू 2 कर दी थी, लेकिन बाद में क्योंकि मैं अपडेट कर दे रहा हूँ इसीलिए ये 4 हो जा रही है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जब आपने कार का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर अगर आप पहले प्रिंट करोगे, ठीक है, इस जगह पर प्रिंट करोगे व्हील्स काउंट की वैल्यू को, तो आप देखोगे यहाँ पर 2 होगा, लेकिन यहाँ पर 4 हो जाएगी, बिकॉज बाद में आपने उस ऑब्जेक्ट की व्हील्स काउंट की वैल्यू को अपडेट कर दिया है। रन करके दिखाता हूँ मैं। तो आप देखो यहाँ पर 2 प्रिंट हुआ पहले,
क्योंकि यहाँ पर व्हील्स काउंट की वैल्यू को 2 सेट कर दिया गया है। 2 कैसे सेट किया गया कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर ने सुपर व्हील्स काउंट की वैल्यू को 2 सेट कर दिया है। तो कार ऑब्जेक्ट का व्हील काउंट अभी फिलहाल के लिए 2 हो जाएगा, उसके बाद ये लाइन प्रिंट होगी और अभी फिलहाल के लिए कार ऑब्जेक्ट का जो व्हील काउंट है वो 2 है। लेकिन बाद में फिर आपने अपडेट कर दिया, बाद में आपने बोल दिया कि नहीं 2 तो नहीं 4 होगा। तो जब आपने 4 कर दिया तो उसकी व्हील काउंट की वैल्यू 4 हो चुकी है। तो अब अगर आप फ्यूचर में कभी भी उसे प्रिंट करोगे तो यहाँ पर 4 ही प्रिंट होने वाला है। ठीक है, तो इतना सब कुछ देखने के बाद हमें यहाँ पर अब कुछ चीज़ें क्लियर होने लग जानी चाहिए। वो क्या कि जब आपने पेरेंट क्लास में कोई चीज़ बनाई, सपोज करो दिस इज माई पेरेंट, और इसके अंदर सपोज करो ये मेरा व्हील्स काउंट है जिसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी थी 2, और जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया अपनी करंट क्लास का, ठीक है, सपोज करो दिस इज माई बेस क्लास जिसके अंदर मैंने व्हील्स काउंट की वैल्यू बाद में सेट कर दी 4 और ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे बन चुका था। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक ही जगह पे स्टोर हो रहा है, राइट, ये मेरी हीप मेमोरी है सपोज करो, तो इस हीप मेमोरी के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, राइट, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि इस पेरेंट ने डिफाइन कर रखी हैं, और साथ में जो इस बेस क्लास ने डिफाइन करके वो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी इसके अंदर। तो व्हील्स काउंट भी होगा इसके पास कलर भी होगा, राइट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ के पास होंगी। लेकिन जब शुरुआत में ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था तो इसने क्योंकि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया था और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर ने अपनी इस प्रॉपर्टी को सेट कर दिया था 2 के बराबर, तो शुरुआत में ये होगा 2 के बराबर और ये होगा नल के बराबर, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है। उसके बाद जब आपने इसको सेट कर दिया, व्हील्स काउंट को आपने कर दिया 4, तो ये इसी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, ठीक है, वैल्यू अपडेट हो जाएगी यहीं पे ही, क्योंकि चेंजेस आपके इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। आपने इसकी वैल्यू को 4 कर दिया, फ्यूचर में सपोज करो आपने इसके कलर को रेड कर दिया, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन ये सारा जो काम हो रहा है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है जो कि मेमोरी में एक ही जगह पर स्टोर्ड है। तो ऐसा मत समझना कि पेरेंट क्लास से जब कोई चीज़ ले रहे हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही बनता है, उसके अंदर बस जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपके पेरेंट की भी आ जाती हैं उसके अंदर, जिनको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो बेस क्लास से पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकते हो, बेस क्लास से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड जो हमने देखा। इसके साथ ही जरा मैं आपको एक बार और समझाता हूँ दिस वर्सेस सुपर। तो हमने दिस ऑलरेडी देख लिया था, सुपर आज देख लिया है, लेकिन इनके बीच में जो कुछ की डिफरेंसेस हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि दिस इज एन इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल कीवर्ड यूज टू रिप्रेजेंट द करंट क्लास। तो कभी आपको करंट क्लास को एक्सेस करना है तो उसके लिए आप दिस यूज़ करते हो। वहीं पर सुपर इज एन इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल कीवर्ड यूज टू रिप्रेजेंट द इमीडिएट पेरेंट क्लास। तो जस्ट ऊपर वाली पेरेंट क्लास को आपको रेफरेंस करना है तो उसके लिए आप सुपर यूज़ करते हो, ये तो हमने देख लिया था। दिस इज यूज टू इन्वोक मेथड ऑफ द करंट क्लास। वहीं पर सुपर जो है वो इमीडिएट पेरेंट क्लास के मेथड को इन्वोक करने काम में आता है। वहीं पर दिस इज यूज टू इन्वोक द कंस्ट्रक्टर ऑफ द करंट क्लास। वहीं पर सुपर जो है वो अपनी इमीडिएट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने काम में आता है, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। उसके बाद दिस रेफर्स टू इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल ऑफ द करंट क्लास। तो दिस का मतलब है कि अभी फिलहाल आप करंट क्लास के जो वेरिएबल्स हैं, करंट क्लास के जो स्टैटिक वेरिएबल्स, अभी स्टैटिक वेरिएबल को हम आगे देखेंगे इसी क्लास के अंदर, तो उनको रेफरेंस करने के भी काम में आता है दिस। वहीं पे जो सुपर है, सुपर रेफर्स टू द इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल ऑफ द इमीडिएट पेरेंट क्लास, ठीक है। तो बेसिकली सुपर का मतलब पेरेंट है और दिस का मतलब करंट क्लास है। दिस कैन बी यूज टू रिटर्न एंड पास एज एन आर्ग्यूमेंट टू द इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ द करंट क्लास। तो कभी आपको करंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है किसी मेथड के अंदर या फिर रिटर्न करना है करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, तो उस केस में आप दिस को रिटर्न कर सकते हो या फिर दिस को पास कर सकते हो। वहीं पे कभी आपको अपने पेरेंट क्लास को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना है किसी फंक्शन में, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को या फिर पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है, तो उस केस में आप सुपर को रिटर्न या फिर सुपर को पास कर सकते हो। अगर ये लास्ट वाला समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये दिस कहाँ पास कर सकते हैं, सुपर कैसे पास कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हो कि सपोज करो एक मेथड है और ये मेथड ना किसी और क्लास के अंदर पड़ा है। सपोज करो ये एक और क्लास मैंने बना लिया अलग से क्लास, और दिस इज लेट्स से स्कूटर, और इस स्कूटर क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है विच इज़ लेट्स से वॉइड ब्रेकिंग, और इसके अंदर मुझे चाहिए एक कार क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कार क्लास का रेफरेंस चाहिए मुझे, तो कार और लेट्स से कार, और यहाँ पे मैं इस कार को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एस आउट कार डॉट लेट्स से मॉडल इज़ ब्रेकिंग, ठीक है। तो ये स्कूटर क्लास है जिसके अंदर ब्रेकिंग नाम का मैंने फंक्शन बनाया है, और ये एक कार का रेफरेंस मांगता है अपने अंदर अपने आप को चलाने के लिए, और आपको ये कार क्लास का रेफरेंस इसके अंदर पास करना है। और आप वो सपोज करो स्टार्ट मेथड के अंदर, अब स्टार्ट मेथड के अंदर से आपको अगर इस स्कूटर का ब्रेकिंग वाला मेथड कॉल करना है तो उसके लिए आपको कार चाहिए होगा, राइट। लेकिन वो कार कहाँ से मिलेगा, आप इस मेथड के अंदर वो कार कहाँ से मिलेगी आपको,
तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले तो वो ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे, तो स्कूटर का ऑब्जेक्ट बनाओगे पहले, तो स्कूटर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू स्कूटर, ये बन गया। उसके बाद स्कूटर ऑब्जेक्ट डॉट ब्रेकिंग कॉल करोगे, लेकिन इसके अंदर आपको वो कार का रेफरेंस चाहिए। कार का रेफरेंस कहाँ से मिलेगा, मैं बोलूँगा कार का रेफरेंस मिल जाएगा दिस के थ्रू। आप दिस पास कर दो, दिस का मतलब है कि आप अभी फ़िलहाल जो करंट कार जो इस स्टार्ट मेथड को रन कर रही है, वही करंट कार यहाँ पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम में आता है दिस। तो दिस का आप यूज़ कर सकते हो अपने आप को पास करने के लिए भी किसी और फंक्शन के अंदर। वहीं पे सपोज़ करो ये जो फंक्शन है, कोई फंक्शन रिटर्न करना चाहता है कार को, सपोज़ करो ये जो फंक्शन है ना, ये वॉइड रिटर्न नहीं करता, ये कार ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है इस तरीके से। तो अगर ये कार ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है ना, तो यहाँ पे आप रिटर्न करा सकते हो दिस को इस तरीके से। तो अब ये एरर क्या दे रहा है, स्टार्ट इज इन ऊप्स कार क्लैशेस विद स्टार्ट इन द ऊप्स डॉट व्हीकल अटेम्प्टिंग टू यूज़ द इनकम्पैटिबल रिटर्न टाइप। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, आपने स्टार्ट मेथड यहाँ पे भी बना रखा है, स्टार्ट मेथड यहाँ पे भी बना रखा है, राइट। तो आप सेम मेथड बना रहे हो, ओवरराइड करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे ओवरराइड करते टाइम आपने गलत रिटर्न टाइप डाल दिया, इसीलिए वो एरर दे रहा है। तो इसको आप अवॉइड रख सकते हो, लेकिन आप चाहो तो एक और मेथड बना सकते हो यहाँ पे दूसरा, लेट्स से कार जो रिटर्न करेगा और उसका नाम है ब्रेकिंग, ठीक है। तो इसके अंदर से आप चाहो तो रिटर्न कर सकते हो दिस। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे क्योंकि कार का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो इसीलिए मैं रिटर्न दिस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई कार का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो रिटर्न करने के लिए मैं दिस रिटर्न कर सकता हूँ, और ये मेरी करंट कार को ही रिटर्न कर देगा। तो अलग अलग यूज़ केस होते हैं वैसे, तो आप देखोगे नहीं कभी भी, ठीक है, कि आप ऐसे पास कर रहे हो करंट ऑब्जेक्ट को या फिर रिटर्न कर रहे हो करंट ऑब्जेक्ट को। ये बहुत ही कम यूज़ होता है जब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट करोगे ना जावा के अंदर कभी, तो आप देखोगे वहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, इस टाइप की चीज़ है कि आप कंटेक्स्ट पास कर दे रहे हो करंट, ठीक है। बट नॉर्मल डीएसए वगैरह के अंदर ये सब बिल्कुल यूज़ नहीं होते हैं, मतलब आप कभी भी ऐसे सुपर या फिर दिस को यूज़ नहीं करोगे इतना ज़्यादा, ठीक है। बट स्टिल पता होना चाहिए कि आप कैसे दिस का यूज़ कर सकते हो टू रिटर्न एंड टू पास इन द पास एज अ वेरिएबल। अब यहाँ पर लेकिन आप में से कुछ लोग हो सकता है बोलें कि भैया ये तो सुपर को भी पास करके देख सकते हैं, ऐसे तो सुपर भी पास हो जाएगा, सुपर भी रिटर्न हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा सुपर इज़ नॉट एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सुपर की हेल्प से, सुपर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से आप लोग इमीडिएट पेरेंट की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन सुपर इज़ नॉट अ फिजिकल थिंग। वहीं पर दिस एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट। सुपर तो बस पेरेंट की चीज़ों को एक्सेस करने का काम में आता है। तो आप यहाँ पर सुपर वगैरह पास ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। सुपर की हेल्प से बस आप लोग चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो पेरेंट के अंदर की, ठीक है। तो ये था डिफरेंस, सुपर की हेल्प से आप लोग पेरेंट की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। फाइनल पॉइंट अगर आप मेरे से समझो कि फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया सुपर का, तो सुपर का यूज़ क्या है, सुपर का यूज़ है पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को, पेरेंट के मेथड को इन्वोक करना है आपको, तो सुपर यूज़ करो। और दिस का यूज़ क्या है, दिस का यूज़ है पेरेंट के करंट क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर्स को और करंट क्लास के किसी और मेथड को आपको इन्वोक कर रहे हैं, तो उसके लिए आप दिस यूज़ करोगे। सिमिलरली अगर आपको पास करना है करंट क्लास का रेफरेंस किसी मेथड के अंदर, तो आप दिस को ऐसे पास कर सकते हो और दिस को आप रिटर्न भी कर सकते हो, बस इतना ही होता है। और इसी के लिए ये दो कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद अगला कीवर्ड हम देखेंगे विच इज़ कॉल्ड द फाइनल कीवर्ड इन जावा। फाइनल कीवर्ड बेसिकली बड़े काम का है, ये आपका बताता है कि कोई चीज़ फाइनल आपका मल्टीपल जगहों पे यूज़ होता है पहले तो, ठीक है। फाइनल आपके वेरिएबल भी हो सकते हैं, फाइनल आपके मेथड हो सकते हैं, और फाइनल आपकी क्लास भी हो सकती है, और तीनों जगहों पे इसका मतलब अलग अलग है। लेकिन एक तरीके से एक ही चीज़ कहना चाहता है फाइनल। फाइनल कहता है इन जावा द फाइनल कीवर्ड इज़ अ नॉन एक्सेस मॉडिफायर दैट इज़ यूज्ड टू डिफाइन एंटिटीज दैट कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाइड। तो जिस चीज़ के आगे फाइनल लग गया वो बता रहा है कि ये फाइनल अब हो चुका है, कि अब इस चीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ये चीज़ फाइनल हो चुकी है, डिफाइन हो चुकी है, इस चीज़ को आप फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने किसी वेरिएबल को फाइनल बता दिया, तो इसका मतलब आपने बोल दिया है कि ये वैल्यू इसके अंदर एक असाइन हो गई है, और अब इसके अंदर वैल्यू रीअसाइन कभी नहीं हो सकती। तो आप चाहो तो फाइनल वेरिएबल बना सकते हो, फाइनल मेथड बना सकते हो, और फाइनल क्लासेस भी बना सकते हो। एक एक करके तीनों को देखेंगे, ठीक है। तो मैं जाऊँगा अपने इस व्हीकल के अंदर, और इस व्हीकल के अंदर मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और मैंने क्या किया ना, एक इंट बनाया, इंट, और लेट्स से दिस इज कॉल्ड गियर्स इक्वल्स टू, अभी फ़िलहाल के लिए 0 है। शुरुआत में यहाँ पे वैल्यू 0 होगी, अगर मैं नहीं भी लिखूँगा तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगी। तो ये मेरा हो गया इंट गियर्स, जो कि आप फ्यूचर में चेंज कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल आप आए यहाँ पे व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाया, व्हीकल 1 इक्वल्स टू न्यू व्हीकल, और यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा एक व्हीकल्स काउंट, तो मैं पास कर दूंगा लेट्स से 2।
तो मेरा यहाँ पे V1 बन चुका है और मैं चाहूँ तो फ्यूचर में V1 का गियर्स जो है वो चेंज कर सकता हूँ। गियर लेट्स से मैंने लगा दिया यहाँ पर 6 कि बाद में मैंने इस गियर की वैल्यू चेंज कर दिया। लेकिन आप चाहो तो कुछ ऐसे वेरिएबल बना सकते हो जो कि फ्यूचर में कभी चेंज होंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बोल दिया फाइनल इंट गियर्स। तो जब आप किसी को फाइनल बना रहे हो ना, तो फाइनल बनाने के बाद आपको उसको असाइन भी करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि किस चीज़ के साथ आप इसे इनिशियलाइज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बता दिया कि गियर की वैल्यू होगी 4, तो अब वहाँ से देखो वो एरर जा चुका है। और अब मैंने बोल दिया कि गियर्स की वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए फाइनल हो चुकी है और 4 हो चुकी है। अब कोई भी फ्यूचर में इस गियर्स की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो v1 डॉट गियर्स अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 6, तो ये मुझे लाइन एरर दे रही है बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल। तो अगर आपने एक वेरिएबल फाइनल बना दिया है तो उसके बाद आप उसके अंदर की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो कभी भी, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल वेरिएबल। अगला होता है फाइनल मेथड। मेथड विद फाइनल कीवर्ड कैन नॉट बी ओवररिडन बाय इट्स सब क्लासेस। तो ये होता है कि आपने कोई ऐसा मेथड बना लिया जो कि आप चाहते हो कि आपका जो चाइल्ड है या फिर उसका जो चाइल्ड है वो कभी भी उसे चेंज ना कर पाए, ठीक है। आपने फाइनल बना दिया है मेथड। फॉर एग्जांपल व्हीकल क्लास के अंदर एक तो हमारा ये था स्टार्ट मेथड, ठीक है, जिसको आप ओवरराइड कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि एक और मेथड मैं बनाना चाहता हूँ, लेट्स से वॉइड एक्सेलरेट, ठीक है। ये एक्सेलरेट नाम का मैंने एक मेथड बनाया है और इसके अंदर मैंने इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन कर दिया कि व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग। और अभी भी आप चाहो तो इस एक्सेलरेट मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हो कार क्लास के अंदर, बिकॉज कार क्लास के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो डिफाइंड ही है, राइट। एक्सटेंड्स व्हीकल कर रहा है, तो इसके अंदर आप जाके यहाँ पे एक और बना सकते हो अपना मेथड सेम सिग्नेचर वाला, विच इज़ एक्सेलरेट विद रिटर्न टाइप वॉइड और पैरामीटर एज नल। तो यहाँ पे बेसिकली आपने इसको ओवरराइड कर दिया और आप यहाँ पे अपनी खुद की इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैं अपने चाइल्ड क्लासेस को ओवरराइड करने की परमिशन नहीं देना चाहता, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि जो एक्सेलरेट है ये वाला मेथड फाइनल है। फाइनल का मतलब ये हो गया कि भाई मैंने इसको फाइनल बना दिया है कि अब ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे एरर मिल रहा है एक्सेलरेट कैन नॉट ओवरराइड एक्सेलरेट इन oops 2 डॉट व्हीकल ओवररिडन मेथड इज़ फाइनल। तो जो मेथड आप ओवरराइड करने का ट्राई कर रहे हो इट इज़ फाइनल। फाइनल मतलब इसको आप फ्यूचर में आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो ठीक है। तो यहाँ पे एरर मिल रहा है तो इसको आपको हटाना ही पड़ेगा यहाँ से कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन व्हीकल ने डिफाइन कर रखी है और आप इसको यूज़ तो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप इसको आराम से यूज़ करो, आप जाओ मेन मेथड के अंदर और मैं काम करता हूँ ये सब चीज़ें मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और आप ऑब्जेक्ट डॉट एक्सेलरेट को यूज़ कर सकते हो आप आराम से। लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हुई है ये व्हीकल वाली हुई है। एक एरर मिल रहा है मुझे व्हीकल के अंदर, ज़रा देखते हैं क्या एरर है। तो v1 डॉट गियर्स, हाँ गियर्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वो फाइनल है, तो यहाँ पर तो एरर मिलेगा ही। तो इसको ज़रा रन करते हैं इस वाले मेन मेथड को, देखते हैं क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्रिएटिंग व्हीकल विद व्हील्स हो रहा है पहले प्रिंट, उसके बाद कार इज़ बीइंग क्रिएटेड, उसके बाद व्हीकल इज़ एक्सेलरेटिंग। व्हीकल इज़ एक्सेलरेटिंग प्रिंट हो रहा, ना कि कार इज़ एक्सेलरेटिंग, बिकॉज कार इज़ एक्सेलरेटिंग तो आपने लिखा ही नहीं और आप कभी लिख भी नहीं सकते बिकॉज दिस मेथड इज़ फाइनल और इट कैन नॉट बी ओवररिडन बाय इट्स सब क्लासेस। अगला है फाइनल क्लास। फाइनल क्लास बोलती है कि मैं एक ऐसी क्लास हूँ जिसका आप सब क्लास भी नहीं बना सकते, कि मैं अलाउ भी नहीं करूँगा अपने चिल्ड्रन बनाना, ठीक है। तो क्लास विथ फाइनल कीवर्ड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड और इनहेरिटेड फ्रॉम अदर क्लासेस, ठीक है। तो एक ऐसी क्लास जो कि अपने चाइल्ड क्लासेस बनाने नहीं देना चाहती उसको हम बोलेंगे फाइनल क्लास। तो अगर मैंने यहाँ पे व्हीकल क्लास को बना दिया फाइनल, पब्लिक फाइनल क्लास व्हीकल, अगर मैंने फाइनल क्लास बना दी है तो व्हीकल क्लास के अंदर तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन कार क्लास के अंदर देखो दिक्कत आ गई है। कार क्लास बोल रहा है कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल व्हीकल। तो बिकॉज व्हीकल इज़ फाइनल तो आप इससे इनहेरिट नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपने फाइनल लगा दिया। तो आप इस फाइनल को हटाओगे तो अब वो एरर चला जाएगा। तो कभी आप चाहते हो कि ये जो क्लास है इसका कोई फ्यूचर फर्दर कोई सब क्लास नहीं बननी चाहिए, तो उस केस में आप उसको बना देते हो फाइनल। और ये आपके 3 चीज़ें हो गई फिर फाइनल के अंदर, विच आर फाइनल वेरिएबल, फाइनल मेथड और फाइनल क्लास। फाइनल वेरिएबल को आप लोग कभी भी रीअसाइन नहीं कर सकते, तो ये आपके मोस्टली यूज़ में आते हैं जब आपको कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो कि कांस्टेंट रहेगी, राइट, कभी चेंज नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो मैथ डॉट पाई के अंदर आप देखोगे पाई जो है वो एक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल होता है, ठीक है, बिकॉज पाई की वैल्यू को कोई भी फ्यूचर में चेंज ना कर सके। तो इस तरीके से आपको कोई कुछ कांस्टेंट चीज़ें बनानी है जो कि कभी भी चेंज नहीं होंगी, तो उनको आप फाइनल बना सकते हो। सिमिलरली आपने कुछ ऐसे मेथड बना दिए जिनके अंदर आपने बोल दिया कि ये इसकी फाइनल इम्प्लीमेंटेशन है,
इसके बाद फ्यूचर में फर्दर इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ओवरराइड नहीं कर सकता, तो उस केस में आप इसको फाइनल बना दोगे। सिमिलरली आप बना सकते हो फाइनल क्लास, कि आपने बोल दिया कि ये मेरी क्लास फाइनल हो चुकी है, इस क्लास के बाद फर्दर इसकी सब क्लासेस नहीं बनेंगी, आपको यूज़ करना तो इसी क्लास को यूज़ करो, लेकिन आप इस क्लास के फर्दर सब क्लासेस नहीं बना सकते, तो उस केस में आप फाइनल क्लासेस बना सकते हो। तो ये हमारा फाइनल कीवर्ड होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसके अंदर अगर कोई भी डाउट रहता है अभी भी कि भैया फाइनल के अंदर चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप पूछ लेना हमसे, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। इसके अलावा हमने देखा दिस वर्सेस सुपर। सुपर के अंदर एक चीज़ और मुझे बता देनी चाहिए, वो ये कि दिस और सुपर जो है ना, ये आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली कॉल होनी चाहिए। तो जैसे आप यहाँ देखो, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने सबसे पहली कॉल जो की है वो सुपर की है। इसको अगर आप एक लाइन नीचे लिखोगे ना यहाँ पे, तो ये अलाउड नहीं है जावा के अंदर, ठीक है। अगर आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करनी है, कॉल टू सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर बॉडी, तो सुपर कीवर्ड को आपको ऊपर ही लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। सुपर कैन नॉट बी आफ्टर दिस। इसी तरीके से आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी, अगर आपको कभी आपने कोई और इस कार का एक दूसरा बना लिया, इंट व्हील्स काउंट, दूसरा कंस्ट्रक्टर आपने बना लिया, ठीक है, आपको वो कॉल करना है, तो वो भी सबसे पहली कॉल होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। दिस विद लेट्स से 3, तो ये भी इसकी पहली कॉल होनी चाहिए। तो उस केस में फिर सुपर दूसरी कॉल हो जाएगी, लेकिन दूसरी कॉल तो अलाउड नहीं है, तो या तो आपको सुपर को ऊपर लिखना पड़ेगा या फिर दिस को ऊपर लिखना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर दिस अलाउड नहीं है, दिस और सुपर दोनों पहली कॉल होनी चाहिए। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि आप एक बार में किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर या तो सुपर यूज़ कर सकते हो या फिर दिस यूज़ कर सकते हो, दोनों के दोनों एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इनको भैया यूज़ क्यों करूँगा मैं कभी, तो उसके यार अलग अलग तरीके होते हैं डेवलपमेंट में। जब आप चाहोगे तब आप वहाँ पर देख रहे होगे, डीएसए के अंदर इतना कोई इसका रूल नहीं होता खास। बेसिकली अगर आपको सुपर कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है तो आपको सबसे पहली लाइन लिखनी पड़ेगी, तो उस केस में आप दिस यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपको इस क्लास का करंट कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है तो आप सुपर यूज़ नहीं कर सकते उस केस में, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दोनों एक साथ यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, बस ये कंसेप्ट होता है। इसके अलावा हमने देखा मेथड ओवरराइडिंग को। मेथड ओवरराइडिंग के अंदर हमने समझा कि जावा के अंदर ऐसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस तो अलाउड है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है पूछें कि भैया मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों अलाउड नहीं है, तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल, ठीक है। और ये होता है मल्टी लेवल। तो भैया मल्टी लेवल अलाउड है लेकिन मल्टीपल अलाउड क्यों नहीं? तो मल्टीपल इसलिए अलाउड नहीं कि हो सकता है सपोज करो एल के अंदर आपने कोई फंक्शन बना दिया, लेट्स से फू, और एम के अंदर भी आपने बना दिया एक फंक्शन फू, और उसके बाद आपने एन का ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू एन, ठीक है। और अब आप करो ऑब्जेक्ट डॉट फू, तो ऑब्जेक्ट डॉट फू के अंदर कौन सा वाला फू कॉल होगा, ये यहाँ पे क्लैरिटी है नहीं, ठीक है। इसी वजह से मल्टीपल अलाउड नहीं होता, ठीक है। जहाँ पे भी एम्बिग्विटी होती है जावा उसको अलाउ ही नहीं करता है। तो जावा बोलता है कि भाई अगर आपने दो को इनहेरिट कर लिया और दोनों के अंदर सेम टाइप का मेथड बना लिया तो मैं किसको कॉल करूँगा, मुझे तो नहीं पता। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मल्टीपल अलाउ नहीं करूँगा। वहीं पर मल्टी लेवल अलाउड है। आपने देखा कि ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट करने पे कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से होता है, पहले इसके अंदर ढूंढा जाएगा, इसके अंदर नहीं मिला तो इसके अंदर ढूंढा जाएगा, इसके अंदर नहीं मिला तो इसके अंदर ढूंढा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एम्बिग्विटी नहीं है, तो इसलिए मल्टी लेवल अलाउड है, मल्टीपल अलाउड नहीं है। इसके बाद हमने इनहेरिटेंस को समझा। तो अगर आपको इस क्लास के अंदर कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है, कहीं पे भी फंसते हो, तो आप प्लीज़ पूछना, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। लेकिन इसके बाद अब हम आगे मूव कर रहे होंगे और हम बात कर रहे होंगे इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन समझेंगे, पैकेजेस समझेंगे, एक्सेस मॉडिफायर समझेंगे, वो होगा हमारी अगली क्लास के अंदर। तो चलते हैं, बाय बाय।